नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर डेट के लिए हम आपको प्रश्नों की मैराथन जो है स्टार्ट करा रहे हैं। इसमें हम 50 प्रश्न जो कि सभी कॉमन प्रश्न हैं, सभी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, साइंस हो या फिर सोशल साइंस हो, जिसमें कॉमन 50 प्रश्न सभी में आएंगे, उनकी प्रैक्टिस जो है वो करेंगे। तो पहला हमारा यहाँ पर जो है वो सेट है, 50 प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि दक्षिण पूर्व एशिया में जो ग्रीष्मकालीन मानसून है, उसके दौरान आपको बताना है मौसम प्रायः साफ एवं शुष्क रहता है। हवाएं मध्य एशिया से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। या हवाएं जो है वो हिंद महासागर से एशिया महाद्वीप की ओर प्रवाहित होती हैं। हवाएं निम्न वायु दाब जो है उससे उच्च दबाव की ओर प्रवाहित होती हैं। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। हवाएं जो है वो हिंद महासागर से एशिया महाद्वीप की ओर जो है प्रवाहित होती हैं। और इसका प्रभाव क्या देखने को मिलता है, तो आप कहेंगे जिससे ग्रीष्म काल में हल्की वर्षा होती है। दूसरा प्रश्न आपका है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में जो है वो थी। उत्तरकाशी, टिहरी, गढ़वाल, हरिद्वार या फिर ऊधम सिंह नगर। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो ऊधम सिंह नगर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, जनसंख्या का गणितीय घनत्व जो है वो क्या होता है। संपूर्ण भूमि और कुल जनसंख्या का अनुपात, संपूर्ण ग्रामीण भूमि और कुल जनसंख्या के बीच का अनुपात, संपूर्ण कृषि भूमि और कुल ग्रामीण जनसंख्या के बीच का अनुपात, या फिर संपूर्ण भूमि और कुल ग्रामीण जनसंख्या के बीच का अनुपात। आंसर की बात करते हैं तो पहला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि संपूर्ण भूमि और कुल जनसंख्या का अनुपात। जनसंख्या जो घनत्व है, अगर इसके प्रकार की बात करें तो चार प्रकार होते हैं। गणितीय घनत्व, एक फियोलॉजिक घनत्व, एक कृषि घनत्व और एक आर्थिक घनत्व। प्रश्न में आपसे गणितीय घनत्व जो है वो पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा संपूर्ण भूमि और कुल जनसंख्या का जो अनुपात होता है उसे कहते हैं गणितीय घनत्व। चौथा प्रश्न है, इनमें से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने दलित वर्ग के संदर्भ में आवाज जो है वो उठाई थी। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आर्य समाज आपका बिल्कुल सही होगा। आर्य समाज ने जो दलित वर्ग था इसके संदर्भ में आवाज उठाई थी। ये एक हिंदू सुधार आंदोलन था। स्थापना इसकी किसने की थी, तो बिल्कुल स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी, तो 1875 में की थी। कहाँ की थी, तो पहले का नाम बम्बई और अब नाम मुंबई है, उसमें की थी। और किसकी प्रेरणा से की थी, तो मथुरा के स्वामी थे जिनका नाम था विरजानंद, उनकी प्रेरणा से जो है वो की थी। और इसके अलावा सत्य शोधक समाज आपसे पूछा जाए तो 1873 में ज्योतिबा राव फूले जो है उनके द्वारा शुरू किया गया था। क्यों वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो उसका उद्देश्य था वो ब्राह्मणवाद और उसकी जो कुरीतियां हैं उसके विरुद्ध आवाज उठाना जो है उसमें मेन था। मूर्ति पूजा और कर्म कांडों का विरोध भी उसमें किया गया था। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, पांचवा। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता जो है किसे कहा जाता है। अगस्टस हिक्की, चार्ल्स मेटकाफ, मैक ग्रेथ या फिर डिजरेली। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका चार्ल्स मेटकाफ जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। कार्यवाहक गवर्नर थे चार्ल्स मेटकाफ। इन्होंने भारतीय प्रेस के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया था। और 1823 के जो कुत्सित अधिनियम था, आप कह सकते हैं उसको रद्द कर दिया था। और जो मेटकाफ हैं इन्होंने 1835 में एक प्रेस अधिनियम भी बनाया था, जिसके अनुसार कोई भी प्रकाशक है या मुद्रक है उसको केवल प्रकाशन के स्थान की निश्चित सूचना ही सरकार को जो है वो देनी होती थी, और वो आसानी से अपना कोई भी काम जो है वो कर सकता था। तो चार्ल्स मेटकाफ यहाँ पर सही हो जाएगा। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता जो है कहा जाता है, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। छठा प्रश्न है, दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जोर किसने दिया था। ने जो किस होम रूल, पहला ऑप्शन पूर्ण स्वराज, दूसरा ऑप्शन औपनिवेशिक स्वशासन या प्रशासन में भारतीयों की उचित भागीदारी। तो चलिए आंसर की बात करते हैं, तो बिल्कुल आपका पूर्ण स्वराज सही होगा। समय भी ध्यान रखिएगा, दिसंबर 1929 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक जो अधिवेशन था वो तत्कालीन जो पंजाब की राजधानी थी जिसका नाम क्या है, लाहौर, प्रश्न में भी दे रखा है, इसमें जो है वो हुआ था। और इस अधिवेशन में ही कांग्रेस का पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र जो है वो तैयार किया गया था। पूछा जाता है, शायद पेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। और जवाहरलाल नेहरू का भी आप नाम याद रखिएगा, क्योंकि उन्होंने पूर्ण स्वराज के विचार को लोकप्रिय बनाने में सबसे ज्यादा योगदान दिया था। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष भी जो है ये चुने गए थे। जो नेहरू हैं, इनको अध्यक्ष बनाने में गांधी जी की निर्णायक भूमिका जो है वो रही थी। अगला देखते हैं आपका सातवां प्रश्न, 1928 के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। बताइए।
गांधी जी के अनुयायियों ने किया था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने किया था, वामपंथियों ने किया था, या फिर किसान सभा ने किया था? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर यानी कि गांधी जी के अनुयायी जो है वो बिल्कुल सही होगा। जो बारदौली सत्याग्रह था वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1928 में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। तो ये एक किसान आंदोलन था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेतृत्व किसने किया था? तो बिल्कुल वल्लभ भाई पटेल ने जो है वो किया था। प्रश्न क्या भी तो पूछा जा सकता है, वल्लभ भाई पटेल। और इस आंदोलन से रिलेटेड एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये भी आपका है कि इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद यहाँ की जो महिलाएं थीं उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है वो दी थी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस सत्याग्रह में सरदार की उपाधि जो है वो दी गई थी। और जो सरदार पटेल है वो गांधी जी के अनुयायी में से ही आते थे, इसलिए आंसर ए वाला यहाँ पर सही होगा कि जो नेतृत्व है वो किसने किया? गांधी जी के अनुयायियों ने किया। ऑप्शन में ये आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल भी दे सकता था, पर थोड़ा सा घुमा दिया गया है। आठवां प्रश्न कह रहा है गदर पार्टी का संस्थापक जो है वो कौन था? बरकतुल्ला, लाला हरदयाल, भगत सिंह, या फिर लाला लाजपत राय? तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका लाला हरदयाल जो है बिल्कुल सही होगा। जो गदर पार्टी है इसकी स्थापना भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो है वो की गई थी। और ये जो पार्टी थी इसको अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने जो है 1913 में 25 जून 1913 में जो है वो बनाया था। इस पार्टी के द्वारा एक पत्र था जो निकाला जाता था, वो नाम है हिंदुस्तान गदर। तो हिंदुस्तान गदर नाम का एक पत्र भी निकलता था जो कि उर्दू और पंजाबी में जो है वो छपता था, तो भाषा आप याद रख सकते हैं। और जो गदर आंदोलन था वो गदर दल के द्वारा जो है वो चलाया जाता था, जिसका गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1913 को ही हुआ था। किसके द्वारा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा। समय जगह इनका नाम भी और कहाँ वो भी दोनों चीजें आपको याद रखनी है। नवा प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष जो है वो कब बने? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बताइए 1929, 1927, 1921 या फिर 1932? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। बिल्कुल आपका ऑप्शन पहला वाला 1929 यहाँ पर जो है बिल्कुल सही होगा। जवाहरलाल नेहरू कब से कब तक जो है वो प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे? नहीं, इनका पूरा टाइम याद रखिए। तो 1889 से जन्म से लेकर के 1964 तक इनका टाइम जो है वो था। और भारत के प्रधानमंत्री थे। आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और इनके बारे में आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो जवाहरलाल नेहरू थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पहली बार 1929 के लाहौर अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन जो है इसमें जो है वो बनाए गए थे। क्योंकि आजकल प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं किस अधिवेशन में, सन ना पूछा जाए तो अधिवेशन पूछ लिया जाता है। इसमें इन्होंने कांग्रेस के पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की भी घोषणा जो है वो की थी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10। वीडियो पसंद आ रहा हो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। 10वां प्रश्न आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा भारत का दक्षिणतम जो है वो बिंदु है? इंदिरा बिंदु, शास्त्री बिंदु, मोदी बिंदु, या फिर राम बिंदु? मोदी नाम भी यहाँ पर दे दिया है। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो सभी आपको बिंदु पता होना चाहिए। आंसर यहाँ पर आपका इंदिरा बिंदु जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको हम इंदिरा कॉल के नाम से भी जानते हैं। नहीं, इंदिरा कॉल तो आपका उत्तरतम बिंदु है। ये आपका इंदिरा बिंदु ही सही है। देखिए यहाँ पर सारे हम लिख देते हैं। जो आपका दक्षिणतम बिंदु है वो आपका है इंदिरा पॉइंट। इसको हम क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। इसी को हिंदी में प्रश्न में क्या इंदिरा बिंदु करके जो है वो पूछा गया है। और इंदिरा जो पॉइंट है ये ग्रेट निकोबार द्वीप पर जो है वो है। स्थिति आपको पता होना चाहिए कहाँ है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर। यह है दक्षिणतम बिंदु। अब अगर आपसे उत्तरतम बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा कॉल है। छोटा सा ही आपका दोनों में डिफरेंस है, तो कंफ्यूज ना होइएगा। इंदिरा कॉल जो है इसकी स्थिति कहाँ है? तो जेके यानी कि जम्मू कश्मीर में। ठीक है। पश्चिमोत्तर बिंदु कहाँ है? तो पश्चिम वाला जो है आपका गौर माता है, ये ध्यान रखिएगा। और कहाँ है इसकी स्थिति?
तो गुजरात में है। और जो पूर्वोत्तर बिंदु है वो कहाँ है आपका, तो किबिथु है, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तो अगर ये सारी चीजें आपको आती हैं तो समझ लीजिए कि आप सही ट्रैक पे हैं और अपनी मेहनत को इसी लक्ष्य में रखिए, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को जो है वो मिल सकते हैं। तो आपके ये चारों हो जाएंगे और आंसर यहाँ पर इंदिरा बिंदु सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा कौन से पेड़ के लिए प्रसिद्ध है? रोजवुड के लिए है, साल के लिए है, सुंदरी के लिए है, या फिर शीशम के लिए? तो आप जानते हैं सुंदरवन नाम ही पड़ा है सुंदरी वृक्ष पर, तो आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। और कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल। 12 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा भू संतुलन का उदाहरण है? अंडमान द्वीप समूह का निर्माण, पथरीले पहाड़ों का निर्माण, मिसिसिपी मुहाने का संकुचन, या फिर सैन एंड्रियास भ्रंश? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। भू संतुलन का उदाहरण इनमें पूछा गया है, आंसर की बात करते हैं तो सी वाला मिसिसिपी मुहाने का संकुचन आपका बिल्कुल सही होगा। ये आपका भू संतुलन का प्रमुख उदाहरण है। इसमें सिद्धांत आपका क्या है भू संतुलन का, तो आप कहेंगे इस सिद्धांत के अनुसार विशाल भूरचनाएं जैसे ऊंची ऊंची पर्वतमालाएं हैं, पठार है, मैदान है, ये सभी संतुलन की अवस्था में जो है वो रहते हैं। तो आपका यही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि भाखड़ा नागल बांध की ऊंचाई जो है वो कितनी है? 406 मीटर, 316 मीटर, 226 मीटर, या फिर 186 मीटर? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका 226 मीटर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भाखड़ा नागल बांध, सबसे पहला प्रश्न कहां पर है? तो बिल्कुल पंजाब में है। दूसरा प्रश्न पंजाब में किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। तीसरा प्रश्न भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा नागल बांध है। और चौथा प्रश्न की ये किन दो संयुक्त परियोजनाओं के अंतर्गत आती है? तो ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना के रूप में जाना जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें कि और पर्टिकुलर जो प्रश्न में ऊंचाई पूछी गई है तो 226 मीटर यहाँ पर है। और दूसरे नंबर का भी याद रखिएगा कि पहले नंबर पर भाखड़ा नागल बांध है, तो दूसरे नंबर पर दूसरा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। और टिहरी जो बांध है इसकी जो ऊंचाई है वो आपकी कितनी है? तो 226। नहीं, ये चीज ध्यान रखिए, टिहरी जो है नंबर 1 पे है, सबसे ऊंचाई पर है। टिहरी की जो ऊंचाई है इससे ज्यादा है, वो कितनी है? 261 है आपकी मीटर में ऊंचाई की बात होगी। तो सबसे ऊंचा ये जो भाखड़ा नागल बांध है ये इसके बाद आता है, यानी दूसरे नंबर पे आता है। पहले पे आपका टिहरी आता है, 261 मीटर उसकी ऊंचाई है। भाखड़ा नागल बांध की ऊंचाई 226 मीटर है। दोनों याद रखिएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14 कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? बताइए। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, या फिर केरल? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल सही होगा। और उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है, कुल जनसंख्या जो है वो आपकी 19 करोड़ 98,12,341। आधा हिंदी आधा इंग्लिश मैंने कर दिया है, तो लगभग कुल मिलाकर 19 करोड़ के लगभग है। यह है 2011 की जनगणना के अनुसार। और अगर बात करते हैं राज्यों की जनगणना, तो जैसे अन्य राज्यों में बिहार की अगर बात करेंगे तो इसकी है 10.40 करोड़। पश्चिम बंगाल की भी ऑप्शन में है 9.12 करोड़। केरल की भी है तो 3.34 करोड़। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका भारत के राष्ट्रपति जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा जो राष्ट्रपति वो स्वयं प्रोटेम स्पीकर जो है इसको शपथ दिलाता है। सामाजिक अध्यक्ष आप कह सकते हैं, प्रोटेम जो है वो स्पीकर जो यहाँ पर प्रश्न में लिखा हुआ है। और जो प्रोटेम स्पीकर होता है इसको स्थायी अध्यक्ष जो होता है ना उसी के समान ही शक्तियां जो है वो प्राप्त होती हैं। और वह जो है नई जो लोकसभा होती है ना उसकी पहली बैठक में पीठासीन अधिकारी होता है। इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं। अच्छा, एक पॉइंट इसमें और भी ये भी याद रख सकते हैं कि जब नया अध्यक्ष जो है वो चुन लिया जाता है तो जो प्रोटेम स्पीकर होता है ये आपका इसका जो पद होता है वो स्वयं समाप्त हो जाता है। ये कह सकते हैं कि एक अल्पकालिक पद जो है वो होता है। 16 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। लोकसभा अध्यक्ष होगा, भारत का प्रधानमंत्री होगा, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, या भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा? अनुच्छेद 70 आपका बेहद ही महत्वपूर्ण है।
बताइए इनमें से कौन सा जो है सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका डी वाला ऑप्शन भारत का मुख्य न्यायाधीश बिल्कुल सही होगा। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, आपको अनुच्छेद जरूर जोड़कर याद रखना है, अनुच्छेद 70। और इसके अंतर्गत क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। बस इतना तो ध्यान रखेगा। अगला 17 प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है? तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। द्विसदनीय आपको बताना है विधानमंडल जो है किसका है। आंसर की बात करते हैं तो आपका बिहार यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ से आप एक अनुच्छेद जरूर ध्यान रखिएगा, वो है 168 से लेकर के 212 तक। इन अनुच्छेदों में राज्य विधानमंडल जो है, इसकी संरचना, इसके गठन, इसकी शक्तियों के आदि के बारे में जो है वो बताया गया है। अगला प्रश्न 18 है कि भारतीय संघ कौन से देश के संघ के जो है वो समान है, सदृश है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड या फिर कनाडा? भारतीय संघ कौन से देश के संघ के जो है वो समान है? आंसर की बात करते हैं तो आपका इन चार ऑप्शन में से कनाडा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा कि संविधान में कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके स्थान पर संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, इसमें राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित किया गया है। इस चीज को आप याद रख सकते हैं। और कौन से देश के संघ के समान है, तो कनाडा आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडाई मॉडल पर जो है वो आधारित है। ये अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 19 कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या जो है वो कितनी है? 5, 6, 9 या फिर 8? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से तो आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर डी वाला 8 जो है वो सही हो जाएगा। अब देखिए कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, सबके नाम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला आपका है दिल्ली, भारत का राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश है दिल्ली, जानते हैं आप सभी। दूसरा आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तीसरा आपका है चंडीगढ़। चौथा आपका है दादरा और नगर हवेली और दमन दीव, दोनों को मिला दिया गया है, पहले अलग अलग था, अब एक ही नाम हो गया, ये जरूर ध्यान रखिएगा। पांचवा नंबर है आपका लक्षद्वीप का। छठा नंबर है आपका पुडुचेरी का। सातवां नंबर है आपका जम्मू कश्मीर का। अब जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। और आठवां नंबर आपका लास्ट किसका है, तो आपका लद्दाख का है। लद्दाख के बारे में भी कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। 5 अगस्त 2019 को, कब? 5 अगस्त 2019 को ये घोषित हुआ था और 31 अक्टूबर 2019 से ये प्रभावी हो गया था। तो आप एक तारीख को याद रख सकते हैं, जिससे अगर पेपर में आए तो आपको तो अंदाजा लगा रहा है कि पूछा क्या जा रहा है। लद्दाख जो है ये भी सेम 5 अगस्त 2019 को घोषित हुआ था और 31 अक्टूबर 2019 से जो है वो प्रभावी हुआ था। तो संविधान का जो भाग 1 है उसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में संघ और उसके राज्यों की चर्चा की गई है। इस चीज को जो है वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी संघ और राज्यों की बात की गई है। बाकी मैंने बता दिया केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 है, तो बस यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संघ भी याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 20 प्रश्न आपका है कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता जो है वो दी जाती है केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा या फिर भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, तो आप क्या कहेंगे, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है वो जो राजनीतिक दल होते हैं इनको मान्यता जो है वो दी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं 21। भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष में पारित हुआ था? सूचना का अधिकार मतलब आरटीआई की बात की गई है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की बात की गई है। तो बताइए 2004, 1999, 2005 या 2009? आंसर की बात करते हैं तो ये आपका 2005 बिल्कुल सही होगा। 2005 के साथ साथ आप क्या याद रख सकते हैं, इसकी तारीख। तारीख है आपकी 12 अक्टूबर की। 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था और 15 जून 2005 को इसको कानून बनने के 120वें दिन आप ये भी पॉइंट साथ में जोड़ के याद रख सकते हैं। मेन इसको लाने का उद्देश्य क्या था, तो भारत में भ्रष्टाचार को रोकना, समाप्त करना, ये मेन जो है इसका उद्देश्य था। इसमें क्या अधिकार मिलता है, तो इसमें अधिकार ये मिलता है कि भारत के जो सभी नागरिक हैं उनको सरकारी फाइलें हैं या सरकारी जो रिकॉर्ड है उसमें जो सूचना दर्ज है उसको देखने, उसे प्राप्त करने का अधिकार जो है वो होता है। 22 नंबर प्रश्न है, भारत का निर्वाचन आयोग है विधिक संस्था है, प्रशासनिक संस्था है, अधिनियमित संस्था है या फिर संवैधानिक संस्था है?
बताइए कि भारत का निर्वाचन आयोग क्या है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन संवैधानिक संस्था जो है बिल्कुल सही होगा। संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? 324 324 इसके अनुसार जो संसद है वो राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। इतना आपको ध्यान रखना है कि कौन सा अनुच्छेद है, 324। और जो निर्वाचन आयोग है ये एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय जो है वो आता है। गठन इसका भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष जो चुनाव है उसको कराने के उद्देश्य से कराया जाता है। 23 प्रश्न है आपका। 93वां संविधान संशोधन किससे जो है वो संबंधित है? पंचायती राज संस्था से, मौलिक कर्तव्यों से, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से या फिर जो शिक्षण संस्थाएं हैं उसमें ओबीसी के आरक्षण से। बताइए 93वां संविधान संशोधन किससे जो है वो संबंधित है? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका शिक्षण जो संस्थान है उसमें ओबीसी के संरक्षण से जो है ये संबंधित हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है जो पिछड़े वर्ग हैं, अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, उनके लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए विशेष उपबंध जो है उसकी बात यहाँ पर की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 24 कि भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 जो है किस पर आधारित थी? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण या फिर सभी? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो सभी आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल सही होगा। 1991 की जो नई औद्योगिक नीति थी इसके अंतर्गत बहुत से परिवर्तन हुए थे, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण जो कि नई आर्थिक नीति के आधार स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं, वो सब आपके इसमें थे। 25 प्रश्न है, भारत में पहली औद्योगिक नीति कब अस्तित्व में जो है वो आई थी? मार्च 1942, मई 1946, अप्रैल 1948 या जून 1952? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो सी वाला आपका ऑप्शन अप्रैल 1948 जो है बिल्कुल सही होगा। इसको तत्कालीन जो उद्योग और वाणिज्य मंत्री हैं जिनका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन्होंने स्वतंत्रता के बाद पहली औद्योगिक नीति का प्रस्ताव जो है वो रखा था। समय ध्यान रखिएगा अप्रैल 1948 और तारीख अगर तो 6 अप्रैल 1948। अगला प्रश्न है 26 कि भारत के किस क्षेत्र से अधिकतम कुल घरेलू बचत जो है वो प्राप्त होती है? सार्वजनिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र, निजी क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? आंसर की बात करते हैं तो घरेलू क्षेत्र आपका बिल्कुल सही होगा, जिसमें अधिकतम कुल घरेलू बचत जो है घरेलू क्षेत्र से आपको देखने को मिलती है। 27 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना जो है वो कब हुई थी? 1 जून 2000, 2002, 2004, 2006? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो 12 जुलाई 2006 आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एक स्वायत्त जो है वो संस्था है। स्थापना इसकी 12 जुलाई 2006 में जो है वो की गई थी और 2005 में जो है भारत सरकार ने सी रंगराजन थे उनकी अध्यक्षता वाली आर्थिक सलाहकार जो समिति है उसकी संस्तुति के आधार पर इसकी स्थापना जो है उसका निर्णय लिया था। तो प्रश्न अगर ये पूछा जाए किसकी संस्तुति के आधार पर, तो सी रंगराजन आपका नाम याद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 28 कि जब बर्फ पिघलती है तो उसका जो आयतन होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है, बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है या फिर वही रहता है? अब यहाँ से विज्ञान के आपको प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले हम देख रहे थे इकोनॉमिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं, जब बर्फ पिघलती है तो जो उसका आयतन होता है वो घटता है। आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। बहुत बार मैंने क्वेश्चन कराया है, गलत आप बिल्कुल मत करिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसमें कार्बन जो है वो नहीं होता है? हीरा, ग्रेफाइट, कोयला या फिर बलुआ पत्थर? तो चार ऑप्शन है, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, बलुआ पत्थर। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो बलुआ पत्थर आपका यहाँ पर सही होगा, जिसमें कार्बन जो है वो नहीं होता है। प्रश्न में क्या पूछा गया था? नहीं होता है। देखिए जो हीरा, ग्रेफाइट और कोयला होता है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न 30 कह रहा है कि भारी जल है एक शीतलक है, मंदक एक प्रकार की औषधि है या फिर ईंधन है? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो ये आपका एक मंदक के रूप में कार्य करता है भारी जल। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है D2O। आपने सुना अवश्य होगा, हाइड्रोजन के समस्थानिक जिसको हम आइसोटोप कहते हैं, ड्यूटेरियम और ऑक्सीजन, इसका एक यौगिक है आपका ये भारी जल। और मंदक में एग्जाम्पल आप
याद रख सकते हैं। ग्रेफाइट आपका हो गया, बेरिलियम हो गया, हल्का जल भी आता है भारी जल के अलावा। 31 नंबर प्रश्न है कि वर्षा ऋतु जो है उसमें लकड़ी से बने जो दरवाजे हैं उनके फूलने का कारण क्या होता है? बाष्पोत्सर्जन होता है, अंतः शोषण होता है, बहि परासरण होता है, या फिर बिंदु श्रावण होता है? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका अंतः शोषण जो है इसका कारण होता है। बी वाला आपका सही होगा। वर्षा ऋतु में लकड़ी से जो बने दरवाजे होते हैं उनका रीजन होता है अंतः शोषण। ये एक विशेष प्रकार का विसरण होता है, और जब ठोस और कोलाइड जो है उनके द्वारा पानी को अवशोषित किया जाता है तो उसके आयतन में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। और जो ये अवशोषण होता है ये कौन करता है? ये लकड़ी करती है। तभी तो यहाँ पर लकड़ियों के दरवाजे को लेकर पूछा गया है। तो शोषण के प्रमुख शोष जो उदाहरण है उनमें बीज और सूखी लकड़ी जो है आती हैं, जो कि जल का अवशोषण करती हैं। तो अंतः शोषण आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 32 नंबर प्रश्न आपका है कि पादपों के द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्तन की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है, अवक्षेपण कहलाती है, बहना कहलाती है, या फिर वाष्पोत्सर्जन जो है वो कहलाती है? बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका वाष्पोत्सर्जन जो है वो बिल्कुल सही होगा। पौधों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में परिवर्तन, और उससे जो उत्पन्न क्षति है वो इसी में आता है। और ये जो है पत्तियों पर जो पाए जाने वाले रंध्र होते हैं ना उनसे जो है वो होता है। वाष्पोत्सर्जन में पानी का वाष्प बनकर उड़ने के अलावा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी आदान प्रदान, जो पत्तियां होती है ना उसमें जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको रंध्र कहते हैं, उन्हीं के द्वारा जो है वो होता है। एक प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो ये रंध्र होते हैं ये खुलते बंद होते कब हैं? जो रंध्र हैं वो दिन में खुलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। अगला 33 प्रश्न कि विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो क्या है? और ये क्वेश्चन आप देखेंगे अधिकतर रिपीट होता रहता है। तो बताइए फॉलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, या लैक्टिक अम्ल। वीडियो और लोगों के साथ शेयर करते रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करते रहिएगा। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। इतने बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न करा रहे हैं, एक लाइक तो आपका बनता ही है। तो बताइए इनमें से विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो क्या है? अंतर की बात कर लेते हैं तो आपका एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल आपका बिल्कुल सही होगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम। एक तो प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, एक प्रश्न ऐसे पूछा जाता है खट्टे फलों में या अंगूर में, इस टाइप से कि कौन सा जो है वो अम्ल आपका होता है, वो भी आपको देखने को जो है वो मिलता है। 34 प्रश्न है आपका, अरक्तता निम्न में से किस विटामिन की अल्पता के कारण होता है? A1 और B2, B6 और B12, ए और डी, या फिर ई और के? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका B6 और B12 ये दोनों विटामिन आपका जो है यहाँ पर सही होगा। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए विटामिन चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है? जरूरी पोषक तत्व चाहिए होते हैं। और जो विटामिन बी है वो इसी में आता है। विटामिन बी के भी अंतर्गत टाइप होते हैं। विटामिन बी, B1, B2, B3, इस टाइप से B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B9 और B12 ये सभी होते हैं, जिसमें B6 और जो B12 है ये आपका अरक्तता जो है रोग जो है हो जाता है इसकी कमी से। स्रोत भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे विटामिन B6 के अच्छे स्रोत कौन से हैं? तो आपका अंडा हो गया, अंडे से ज़्यादा आपको खमीर देखने को मिलता है, चावल हो गया, मटर हो गया, गेहूँ हो गया, मछली हो गया, ये सभी। और अंडे में जो है पूरा अंडा भाग नहीं, अंडे की जो जर्दी होती है ना वो इसका स्रोत होता है। B12 की अगर बात करें, स्रोत की बात करें, तो इसमें अंडे, मांस, मछली ये सभी जो है वो आते हैं। और बीटाल जो विटामिन है और विटामिन B6 इनके रासायनिक नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो विटामिन जो B6 है इसका रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। क्या नाम होता है? पायरिडॉक्सिन। और जो विटामिन B12 है इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। लिख देते हैं साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन। ये जो है आपके होते हैं, तो आपका बी वाला आंसर यहाँ पर सही होगा। 35 नंबर प्रश्न कह रहे हैं इनमें से कौन सी विधि जैविक या जैव प्रौद्योगिकी की है? आपको बताना है। अमाशय में दूध का जमना, दही जो है वो बनाना, अचार जो है वो बनाना, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका बी वाला ऑप्शन दही बनाना जो है बिल्कुल सही होगा। और जो दही है किससे बनाया जाता है? तो किण्वन के द्वारा बनाया जाता है। चीज को ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं आपका 36, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट टाइगर से।
पौध जो है वो प्रजनन से, वन जो है वो संरक्षण से, या फिर ऊतक संवर्धन से? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो वनों के संरक्षण से जो है संबंधित है आपका चिपको आंदोलन, ध्यान रखिएगा। और ये भारत का जो उत्तराखंड राज्य है ना, जो कि अब उत्तर प्रदेश का भाग हो गया, उसमें किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध किया था। तो उसमें जाकर चिपक गए थे, ताकि पेड़ जो है उसको, चिपक मतलब वो फेविकोल लगा के नहीं चिपक गए थे, मतलब उसे लिपट गए थे, ताकि जो उसकी कटाई है उसको रोका जा सके, उसको संदर्भ में था आपका। अगला देखते हैं आपका 37 प्रश्न, किस वर्ष नीति आयोग अस्तित्व में आया था? 1 जनवरी 2014, 26 जनवरी 2014, 26 जनवरी 2015, या फिर 1 जनवरी 2015? ये क्वेश्चन डीएलएड के भी जो हाल में पेपर हुए थे उनमें पूछा भी गया था, नीति आयोग अस्तित्व में। अब देखिए पता तो होता है अधिकतर लोगों को, 2014 और 15 में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा आंसर इनमें से 2015 आपका सही होगा। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग जो है आया था। हिंदी में नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग से पहले क्या था, तो योजना आयोग चलता था, जिसमें पंचवर्षीय योजनाएं आप देखते थे। अब उसके आधार जगह जो है नीति आयोग आ गया है। अध्यक्ष इसका कौन होता है, तो प्रधानमंत्री जो है वो होते हैं। और ये जो संस्थान है सरकार के थिंक टैंक जो है उसके रूप में जो है सेवाएं प्रदान करेगा, ये भी इसमें बताया गया है। 38 नंबर प्रश्न है, वैदिक काल में बलि शब्द का जो है क्या अर्थ था? बलिदान, बैल, आनुवंशिक, या फिर प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में, प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट, ये आपका बिल्कुल सही होगा। ये वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ होता था। अब कुछ लोग बलि का बलिदान अर्थ लगा लेंगे, तो ये भी तो सोचिए वैदिक काल में पूछा गया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 39 प्रश्न है, किस सातवाहन राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि जो है वो धारण की थी? यज्ञश्री, सातकर्णी, या फिर हाल, या फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी, या फिर वशिष्ठी पुत्र पुलमावी? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है ये आपका सही होगा। एक ब्राह्मण की उपाधि जो है वो धारण की थी। अगर बात करें सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, तो सिमुक थे। इन्होंने 60 ईसा पूर्व से लेकर 37 ईसा पूर्व तक राज्य जो है वो किया था। किसने? सिमुक ने। और जो राजा सतकर्णी हैं, जो कि प्रश्न में है सातकर्णी, इनके उत्तराधिकारी जो थे उनके केवल नाम ही पुराणों के द्वारा जो है वो ज्ञात होते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें आप देखेंगे जो इधर उधर अभिलेखों से पता चलती हैं। 40 नंबर प्रश्न है कि कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। बताइए, अंगुत्तर निकाय, महावंश, या फिर दीघ निकाय, या फिर महावग्ग? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका आंसर ए वाला सही होगा, अंगुत्तर निकाय। पता आपको यहाँ से ये होना चाहिए कि ये जो है वो बौद्ध धर्म जो है उसका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और ये जो ग्रंथ है इसमें कुल 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है वो देखने को मिलता है। 16 महाजनपद अवंती है, अस्मक है, अंग है, कंबोज है, काशी है, कुरु है, कौशल है, गांधार है, चेदी है, पज्जी है, वत्स है, पांचाल है, मगध है, मत्स्य है, मल्ल है, और आखिरी सूरसेन है। 41 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम इकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इकता प्रणाली। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। हिंट के तौर पर मैं आपको बता दूं कि जो भी यहाँ पर आंसर सही होगा वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, उत्तराधिकारी था। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, इल्तुतमिश आपका बिल्कुल सही होगा। इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी तक टाइम पीरियड था। गुलाम वंश के अंतर्गत जो है ये आता है, 1210 से 1236 तक। और ये से पूछा जाए आपसे कि जो दिल्ली सल्तनत है उसका संस्थापक कौन था, तो आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। और प्रश्न में जब पूछ लिया जाता है वास्तविक संस्थापक, तब आप कहते हैं इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का हम क्यों कह रहे हैं, गुलाम वंश का क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि प्रारंभ ही दिल्ली सल्तनत की गुलाम वंश से हुई है। तो गुलाम वंश का संस्थापक भी आप कह सकते हैं, और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक या वास्तविक संस्थापक भी जो है आप इसे कह सकते हैं। तो इल्तुतमिश ने ही इक्ता को शासन व्यवस्था का आधार जो है वो बनाया था। एकता संस्था का प्रयोग भारतीय जो समाज है उसकी सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, साम्राज्य के जो जो साम्राज्य उसके दूरस्थ जो भाग हैं उनको केंद्र के साथ जोड़ने के लिए जो है यूज किया जाता था। अगला प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण, मनसबदारी व्यवस्था, ये भी बहुत पूछी जाती है। 42 नंबर, बताइए, शाहजहां, जहांगीर,
अकबर या फिर औरंगजेब? भारत में मनसबदारी जो व्यवस्था है किसने जो है वो प्रारंभ की थी? आंसर की बात करते हैं तो बिल्कुल आपका अकबर ने प्रारंभ की थी। सी वाला ऑप्शन तो एकदम रट कर रखिएगा, पूछा बहुत जाता है। 43 वाला जो क्वेश्चन है इससे ऊपर वाला वो हम लास्ट में आपसे पूछेंगे, इसलिए हम उसको स्किप कर रहे हैं। 44 प्रश्न आपका है, इनमें से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर मिजोरम? तो 44 प्रश्न है आपका, इनमें से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर मिजोरम? टोटल आपके 45 तक आपके प्रश्न होंगे। लास्ट के जो 5 प्रश्न होंगे वो रीजनिंग के होंगे, क्योंकि आपके कोर्स में 5 प्रश्न रीजनिंग के भी जो है वो दे रखे हैं। आंसर की बात करते हैं, आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है मणिपुर बिल्कुल सही होगा। मणिपुर राज्य की जो सीमा है वो बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बांग्लादेश से लगे कौन-कौन से भारतीय राज्य हैं? तो आपका असम है, आपका इसमें मेघालय है, इसमें आपका मिजोरम है, पश्चिम बंगाल भी है और त्रिपुरा भी जो है वो इसमें आता है। 45 प्रश्न आपका है कथन और कारण पर आधारित। कथन है आपका कि नगरीकरण औद्योगिकीकरण का अनुसरण करता है, ये कथन दे रखा है। कारण दे रखा है कि विकासशील देशों में नगरीकरण स्वयं में एक आंदोलन है। आपको बताना है दोनों सही हैं और सही व्याख्या आर एक ही कर रहा है, या दोनों सही है पर व्याख्या सही नहीं है। ए सही आर गलत या फिर ए गलत आर सही। ए आर मतलब ए कथन है, आर जो है आपका कारण है। आंसर की बात करते हैं, ए वाला यहाँ पर सही होगा, यानी दोनों ही आपके बिल्कुल सही हैं। जो कारण दे रखा है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, देखिए आपका सही होगा। अब समझिए कैसे। देखिए क्या कह रहा है, नगरीकरण औद्योगिकीकरण का अनुसरण करता है। नगरीकरण मतलब जैसे जैसे शहर बसते जाते हैं वहां पर क्या होता है, उद्योग खुलते जाते हैं, और जब ज्यादा उद्योग कहीं पर संख्या ज्यादा हो जाती है तो वहां पर दूसरे क्षेत्र से भी लोग आकर वहां पर बसते हैं, उन उद्योगों में काम करते हैं। बिल्कुल, तो वो वही चीज यहाँ पर पहले वाले कथन में लिखा गया। फिर कह रहा है विकासशील जो देश है ना, उनमें नगरीकरण स्वयं में एक आंदोलन है। तो विकासशील देशों में क्या है, डायरेक्ट लगातार उद्योग खुलते जा रहे हैं, धीरे धीरे उनका विकास हो रहा है, इसलिए कह सकते हैं कि विकासशील देशों में नगरीकरण स्वयं में एक आंदोलन का भी रूप ले चुका है। और 46 से प्रश्न आपके रीजनिंग के स्टार्ट हो रहे हैं। 5 प्रश्न आपके रीजनिंग के आते हैं, तो 46 से 50 तक हम 5 प्रश्न रीजनिंग के देखेंगे। कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होते हैं? मधुमक्खी, वर्म, तितली, पतंगा? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में मधुमक्खी आपका बिल्कुल सही होगा। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। अमेरिका और जो रूस है उसमें इस कार्य के लिए मधुमक्खी को इनको ट्रेनिंग भी दी जाती है, प्रशिक्षित किया जा रहा है। मधुमक्खियों को प्रशिक्षित करने वाले जो वैज्ञानिक है उनका ये मानना है कि जो मधुमक्खी है इसकी सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ऐसा जो है वो किया जा रहा है। 47 प्रश्न आपका है, एक आपको विषम संख्या इनमें से छांटनी है। प्रश्न में लिखा है ना, विषम संख्या छाटिए। 2, 10, 50, 252, 1250 या फिर 6250। आप ये सोचिए कि इसमें से कौन सा क्रम जो है वो गलत है, यानी कहाँ से आपका नहीं फॉलो हो रहा है। तो 2 से 10 कैसे आ रहा है, 5 से गुणा करके आ रहा है, ठीक है। 10 से 50 5 से गुणा करके आ रहा है। 50 से 252 नहीं आ रहा है, क्योंकि 50 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो 250 आएगा, यहाँ पर तो 252 लिखा है। बस आप तुरंत गलती पहचान जाएंगे, बी वाला आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 48 प्रश्न कह रहा है, यदि डी ए की पुत्री है, डी एम की बहन है, ए का भाई सी है, सी और एम का क्या संबंध है? ऐसे समझिए, डी जो है वो ए की जो है वो पुत्री है, यानी ए ऊपर आएगा, और डी जो है वो ए की पुत्री है। तो ए जो पुत्री है उस पर आप मेल और फीमेल का अंतर पता करने के लिए गोला बना सकते हैं, ये जो है वो फीमेल। डी एम की जो है वो बहन है, डी जो है वो एम की बहन है, एम बहन को बगल में हमने लिख दिया। एम का जेंडर यहाँ पर नहीं क्लियर किया गया है, और ये लिखा गया कि डी जो है वो एम की बहन है, तो डी तो हमारा पहले से जेंडर क्लियर है। और ए का भाई जो है वो सी है, ए जो ऊपर था इसका भाई कौन है, सी है। अब भाई है यानी कि ये मेल है आपका। और सी और एम का क्या संबंध है, सी और ये नीचे वाला एम, और उस पर बेस्ड ऑप्शन है माता पुत्री, चाचा भतीजी, पिता और पुत्री, चाची और भतीजी। आपका आंसर यहाँ पर बी वाला जो है बिल्कुल सही होगा। सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, इन्हीं चीज़ों को आप अपने रिलेशन पर रखिए। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पर पर्टिकुलर व्यक्ति को आप समझ लीजिए अपने किसी रिलेशन में, और उसके आधार पर चीज़ों को निकालेंगे तो आप यहाँ पर आंसर तक आसानी से पहुँच जाएंगे। 49 प्रश्न आपका है, इनमें जो विकल्प है उनमें से वो शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर 4 नाम दे रखे हैं, चाटिए बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। मिसाइल, सिंपल, लिम्पर, बम्पर, इस टाइप से करके 4 ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो MISSLE ये सारी चीज़ें ये तो बनाया जा सकता है। सिंपल में भी देखिए एस भी है, आई भी है, एम भी है, पी भी है, एल भी है, ई है, ये भी बनाया जा सकता है। लिम्पर भी बनाया जा सकता है। बम्पर में देखिए
तो यहाँ पर एम भी आ रहा है, पर यू जो है आपका है वो इन शब्दों में नहीं आ रहा है। बस डी वाला आंसर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसको नहीं बनाया जा सकता, यही आपका पूछा गया था। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न जो हमने ऊपर स्किप किया था वो हम आपसे भी पूछेंगे, और इसी प्रकार आगे भी हम इसी प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को, अच्छे से अच्छे प्रश्नों को जो आपके पेपर में हेल्प करें, प्रैक्टिस कराते रहेंगे। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, और वीडियो पर नए हो तो फिर टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हों, कई बार नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, लिंक भी आपको मिल जाती है, और भी कोई नोटिफिकेशन या सारी चीज़ें आती हैं तो वो भी हम वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा देते हैं। और वीडियो को शेयर और लाइक 2 कार्य अवश्य जो है वो करते रहिएगा। प्रश्न देखते हैं 50। CAT यानी कि कैट को 21 लिखा जाता है, तो DOG यानी कि डॉग को क्या लिखा जाएगा, इस टाइप से पूछा गया है। कैट को मैं CAT क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आपको 21 देखना है, लाना कैसे है। C की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। A की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और T की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो EJOT आप जानते हैं, EJOT। तो T पर कौन सा आ रहा है, 20 नंबर पे आता है आपका, तो इसकी T की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है, 20 है, वो यहाँ पर हम लिख देते हैं। D की प्लेस वैल्यू 4 होती है, O की प्लेस वैल्यू 15 आपकी होती है, और G की प्लेस वैल्यू 7 होती है। अब देखिए इन सभी को जोड़कर 20, फिर 23, एक 24, यहाँ पर तो 21 है, यहाँ पर देखिए जोड़ के कितना है, तो 15 में 7 जोड़ेंगे तो 22 आएगा, 22 में 4 जोड़ेंगे तो आपका 22, 23, 24, 25, 26 आएगा। यहाँ पर जोड़ने पर 26 आ रहा है, तो यहाँ पर जोड़ने पर 20, 21, 22, 23, एक 24, 24 आ रहा था। 24 से ये कितना कम है, 3 कम है, तो यहाँ पर अगर हम 3 कम कर दें तो 26 से 3 कम करेंगे तो आपका 23 आएगा, और 23 ही आपका यहाँ पर आंसर जो है वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। कई बार इस टाइप से सरल क्वेश्चन आते हैं और हम सोचते हैं कि ऐसा क्या इसमें पूछ लिया गया, तो कठिन कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको बुद्धि लगानी होती है। अब सारे प्रश्न हमारे समाप्त हुए। एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए के प्रश्न पूछते हैं, तो 43 वाला प्रश्न हम छोड़ के आए थे ऊपर कि आपसे हम लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे। तो प्रश्न आपका है, कौन सा वृक्ष है जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था, अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी जो है वो बन गया है। तो कौन सा वृक्ष है पारिस्थितिक आतंकवादी, उसका नाम आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, ए बबूल ऑप्शन है, बी है अमलतास, सी है नीम, और डी है यूकेलिप्टस। अगर यूपी टेट की परीक्षा आपने दी होगी तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन यूपी टेट में भी जो है वो पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा, किसे पारिस्थितिक आतंकवादी के रूप में कहा जाता है, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।